दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करने चाहूँगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार मेरी ओपीडी में एक पेशेंट के अटेंडेंट्स आए, बोलते हैं कि सर आप हमारे मरीज़ को बाहर हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में चलकर देख सकते हो क्या? क्योंकि वो अंदर लाने की स्थिति में नहीं है। मैं तुरंत बाहर गया, मैंने देखा मरीज़ के पैरों में बहुत पैर का साइज़ 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो रखा था, एक पैर का साइज़ लेफ्ट पैर का। मरीज़ ने मुझे बोला कि एक दिन पहले मेरे को पैर में अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ, मेरा पैर सूज गया, मेरा पैर लाल हो गया और उसके बाद मेरे को पैर में असहनीय दर्द हो रहा था। मेरा क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या बना? डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। लेकिन इस डीवीटी को डॉपलर के द्वारा कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था और क्लॉट का स्टेटस, क्लॉट कहाँ तक फैला है, उसका एक्सटेंशन को पता करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने पेशेंट को अपने अल्ट्रासाउंड रूम में शिफ्ट कराया और उसका डॉपलर किया। हमने देखा कि उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस के समान उसका डायग्नोसिस डीवीटी ही है और पेशेंट का जो क्लॉट है वेंस में, वो पेट की वेंस तक भी आया हुआ है, यानी कि आइलियक वेंस और आईवीसी के आसपास तक भी आया हुआ है। इस पेशेंट के साथ हमने क्या किया, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया और उसका रिजल्ट क्या रहा, वो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीवीटी क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट से किया जाता है या किसी माइनर पिन होल सर्जरी के थ्रू किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम पहले आते हैं कि डीवीटी आखिर क्या होता है और ये क्यों होता है। किसी भी टिश्यू में साफ खून को लेकर जाने वाली जो नस होती है उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और उस टिश्यू से दूषित या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आने वाली नस को बोलते हैं वेन। पैर में दो तरह की वेन होती है, एक होती है डीप वेन जो कि पैर की मांसपेशियों के अंदर चलती है और ये पैर की मेन वेन्स होती है जो कि ब्लड को नीचे से ऊपर लेके जाती है। दूसरी वेन होती है सुपरफिशियल वेन। ये सुपरफिशियल वेन जो होती है वो डीप वेन से बाय मल्टीपल वॉल्व्स के द्वारा जुड़ी रहती है और अपना ब्लड इसके थ्रू ऊपर पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर की वजह से जब डीप वेन्स में किसी कारणवश क्लॉट बन जाता है तो नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है और वो ब्लड नीचे ही रुकता है और उसकी वजह से पैर में सूजन आ जाती है, पैर में असहनीय दर्द जैसे सिम्टम आ जाते हैं। अब हम आते हैं कि डीवीटी आखिर होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या है। पहला रिस्क फैक्टर है अपनी मांसपेशियों या अपनी पैर की ही हड्डी का, मांसपेशियों का या आर्टरी का दबाव वेन्स पर पड़ता है। दूसरा फैक्टर है कि अगर पैर की मतलब पूरे बॉडी में ब्लड में ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि रूटीन में ब्लड को पतला रखते हैं। जब इन हार्मोन की किसी भी कारणवश डेफिशिएंसीज हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्लॉट बनने की संभावना होती है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है इमोबिलाइजेशन। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी कारणवश आइदर ड्यू टू द फ्रैक्चर, आइदर ड्यू टू द आईसीयू स्टे, आइदर ड्यू टू द कोई और ऑपरेशन की वजह से लॉन्ग टर्म बेड रिडन रहता है तो उसको डीवीटी होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब पक्का से दूंगा। अब हम आते हैं कि डीवीटी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आपके एक पैर में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ, पूरा पैर सूज गया, नॉर्मल साइज से 2-3 गुना ज़्यादा हो गया, टाइट हो गया है, बिल्कुल पैर लाल सा पड़ रहा है, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, इस तरह के मरीज को सिम्टम्स होते हैं। ये क्लॉट, पैर का क्लॉट बहुत सी बार नीचे से उठकर ऊपर हार्ट और लंग की वेन्स में जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यह एक जानलेवा बीमारी है। कभी कभी डीवीटी की वजह से जो अपनी पैर की आर्टरीज होती है उस पर जब दबाव पड़ता है तो पैर में गैंग्रीन हो सकता है। बहुत सी बार जब पैर में पूरा ब्लड डीप वेन्स ऊपर नहीं भेज पाती है तो जो अपनी सुपरफिशियल वेन्स थी वो इसका कार्य करने की कोशिश करती है, वजह से धीरे धीरे ओवर द पीरियड टाइम वो वेन्स फूल जाती है, जिसको हम सेकेंडरी वेरिकोज वेन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सेकेंडरी वेरिकोज वेन का किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो है ट्रीटमेंट पार्ट। दोस्तों, डीवीटी का ट्रीटमेंट दो तरीकों से किया जाता है। पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम दवाइयों के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें पेशेंट को सबसे पहले एडमिट किया जाता है, फिर या इधर इंजेक्टेबल दवाई, इधर ओरल दवाई के थ्रू हम मरीज को ट्रीट करते हैं और इसमें खून पतला करने की दवाई दी जाती है, जिसको सिस्टमिक एंटीकोएगुलेशन कहते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्लॉट बर्डन इतना एक्सटेंसिव होता है कि वो इसको मेडिकली मैनेजमेंट यानी दवाइयों से नहीं गलाया जा सकता है और उसमें किसी तरह के एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि किसी तरीके से इस क्लॉट को गलाया जाए या क्लॉट को बाहर निकाला जाए। ये काम एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। वो अपनी पिन होल सर्जरी के माध्यम से, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से क्लॉट को या तो गलाता है या क्लॉट को बाहर निकाल देता है। इसमें पहला तरीका है कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस, यानी कि एक ट्यूब, पतली सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में मल्टीपल कुछ होल्स होते हैं, उसको क्लॉट के अंदर लेके जाया जाता है और क्लॉट के अंदर 12 से 24 घंटे तक उसमें एल्टीप्लेज या यूरोकाइनेज नाम की दवाई चलाई जाती है, जिससे कि क्लॉट को गलाया जाता है। दूसरा तरीका होता है फार्मेको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। इसमें सबसे पहले किसी कैथेटर के थ्रू क्लॉट में खून पतला करने की दवाई डाली जाती है, क्लॉट गल जाता है, उसके बाद वैक्यूम सक्शन पंप के थ्रू क्लॉट को खींच लिया जाता है। तीसरी टेक्निक है थ्रोम्बो एस्पिरेशन। ये सबसे एडवांस टेक्निक है, एआई इनेबल टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। इसमें क्लॉट के अंदर जाया जाता है, क्लॉट के अंदर जाके
एक पर्टिकुलर उसकी एक ट्यूब होती है, कैथेटर होता है, उसके थ्रू वैक्यूम सक्शन पंप के द्वारा पूरे क्लॉट को बाहर खींच लिया जाता है। तो ये 3 मेन टाइप की टेक्निक्स हुई। अब हम आते हैं कि जो शुरुआत में जो हमारे पास जो पेशेंट आया था उसका हमने क्या किया और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया, उसके रिजल्ट्स क्या रहे। उस पेशेंट्स को हमने लास्ट ऑप्शन उसके लिए अडॉप्ट किया थ्रोम्बो एस्पिरेशन, क्योंकि पेशेंट हमारे पास फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे आ गया था, क्लॉट बिल्कुल सॉफ्ट था। हमने एक कैथेटर के थ्रू हम क्लॉट में गए और हमने AI इनेबल वैक्यूम सक्शन पंप के थ्रू उस क्लॉट को पूरा ही खींच दिया, पूरा खींच के बाहर निकाल दिया और पेशेंट को 1 दिन बाद हमने ऑलमोस्ट डिस्चार्ज कर दिया, कुछ बेसिक खून पतला करने की दवाइयों के साथ और कुछ बेसिक प्रिकॉशंस के साथ। आज पेशेंट की फॉलोअप में 2 विजिट्स हो चुकी है और पेशेंट 95% तक बिल्कुल ओके है। अगर आपको इसी तरह से कोई वेरिकोज वेन के बारे में और भी जानकारी हासिल करनी हो तो आप मेरे वीडियो को क्लिक करके उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, DVT एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।